नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में प्रीवियस पेपर के सोल्ड क्वेश्चंस में पार्ट 13 है ये। इस सीरीज में हम DSSSB एग्जाम 2018 पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर, फीमेल का जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट से और 10 क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चन इसमें फुल्ली एनालाइज करेंगे। यह सीरीज महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और खास तौर पे उपयोगी है पीजीटी कॉमर्स के लिए DSSSB, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का इस पेपर का। ABC लिमिटेड इशूड 20,000 8% bonds of ₹10 each at par, which are redeemable after 5 years at a premium of 20%. The amount of loss on redemption of bonds to be written off every year will be. क्वेश्चन में पूछा गया है, जानकारी दी गई है पहले कि 20,000 बॉन्ड जो कि 8% वाले हैं। इसका मतलब है कि जो इन बॉन्ड्स को खरीदेगा उसको कंपनी ब्याज देगी 8% के रेट से। एक बॉन्ड की कीमत 10 रुपये है तो 20,000 बॉन्ड की कीमत हो जाएगी 2 लाख रुपए। 20,000 बॉन्ड 10 रुपये का प्रति एक एट पार पे इशू किए हैं। इसका मतलब है ये बॉन्ड जितने रुपए में, यानी कि 10 रुपये का एक बॉन्ड है, एक व्यक्ति को एक बॉन्ड 10 रुपये में ही मिलेगा, ना ज्यादा में ना कम में, ना डिस्काउंट पे है ना प्रीमियम पे है। तो कंपनी टोटल 20,000 गुना 10 यानी कि 2 लाख के बॉन्ड इशू करेगी। तो कंपनी को भी जो अमाउंट मिलेगी लोगों से वो 2 लाख रुपया ही नेट मिलेगी। फिर कहा गया है विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। रिडीमेबल का मतलब है कि जो लोग इन बॉन्ड में पैसा लगा देंगे कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी 5 साल बाद। मतलब कंपनी ये जो 2 लाख रुपए बॉन्ड से मिलेंगे कंपनी को लोन के तौर पे, इनको कंपनी 5 साल तक अपने यहाँ पे यूज करेगी। फिर कहा गया है और जब ये रिडीम होंगे आफ्टर 5 ईयर्स तो ये रिडीम होंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब कंपनी जब ये 2 लाख रुपया लौटाएगी लोगों को तो 2 लाख ही नहीं लौटाएगी, साथ साथ इन पे 20% प्रीमियम भी देगी। इसका 20% निकालेंगे 2 लाख का 20% तो ये निकल करके आ जाता है 40,000 यानी कि 40,000। मतलब आज कंपनी लोगों से 2 लाख मांग रही है लोन पे, 5 साल बाद कंपनी जब वापस करेगी इस पैसे को तो 2 लाख के साथ साथ 40,000 प्रीमियम भी लौटाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड to be written off every year will be। अब amount of loss on redemption of bond, amount of loss जो होगा redemption पे जो हो रहा है, हालांकि इसको amount of loss on issue of bond भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इशू की ही कंडीशन है कि 40,000 रुपये रिडेम्पशन के समय पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब कुल मिलाकर के कंपनी को 40,000 का लॉस हो चुका है क्योंकि कंपनी ने कमिटमेंट कर दिया है इशू के समय ही कि हम जब रिडीम करेंगे तो 40,000 एक्स्ट्रा देंगे। जो ये एक्स्ट्रा देने का कंपनी ने वादा कर लिया है ये कंपनी के लिए एक लॉस बन गया है, एक लॉस बन गया है। और कई दफे इसकी एक जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए ये लॉस बन गया है इसलिए लॉस तो होगा डेबिट, और चूंकि कंपनी ने कमिटमेंट कर लिया है कि वो आज नहीं दे रहे, वो देंगे 5 साल बाद, तो 5 साल तक के लिए ये कंपनी की एक लायबिलिटी बन गई जिसको 5 साल बाद वापस दिया जाएगा। उसको बोलेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बन गई 40,000 और लॉस डेबिट हो जाएगा 40,000 से। अब ये जो 40,000 लॉस है डेबिट हो गया, इस लॉस को कंपनी राइट ऑफ करेगी। इन्होंने पूछा हर साल कितना राइट ऑफ करेगी। ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है 2,000, दूसरा 8,000, तीसरा 10,000, चौथा 4,000।
तो साधारण सी बात है कि भाई टोटल इनको 40,000 का लॉस हुआ है और इनको पता है कि ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए के बॉन्ड बेचे हैं। ये 2 लाख रुपए ये कितने दिन तक यूज करेंगे? 5 साल तक यूज करेंगे। तो ये 40,000 जो लॉस है ये भी 5 साल का लॉस है, इसलिए हर साल 1 साल के हिस्से में जो लॉस आएगा वो 40,000 बटा 5 यानी कि 8,000 आएगा। तो हर साल कंपनी 8,000 रुपए राइट ऑफ करेगी, मतलब P&L में खर्चा दिखाएगी। 8,000 रुपए सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कंपनी इज गिवन। एक कंपनी ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बहुत से लोग क्वेश्चन पेपर का PDF मांगते हैं, मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए भी अगर आप भी बनाते तो ये संभव नहीं होता कि आप से डेली बहुत सारे लोग PDF मांगे और आप सभी को PDF देते रहें। हाँ, उसका मैंने तरीका निकाला हुआ है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे सारे पेपर्स के PDF ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जो पेपर मेरे पास आते हैं मैं उनके PDF उपलब्ध करा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें स्क्रॉल करें और ऊपर उसमें फाइल सेक्शन में आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये इंफॉर्मेशन दी है एक कंपनी ने, इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप 10 लाख रुपए। कंपनी ने कॉल की है लोगों से 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर 50,000, मतलब ये एरियर बकाया बच गया, लोगों ने दिया नहीं 50,000। कंपनी ने 10 लाख मांगे थे लेकिन लोगों ने 50,000 नहीं दिए, इसका मतलब लोगों ने 9,50,000 दे दिए। 9,50,000 इसको बोला जाता है कि कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना नहीं आया कॉल्स इन एरियर उसको घटा देते हैं तो ये पेड अप कैपिटल आ जाती है। इस 9,50,000 को बोलेंगे पेड अप कैपिटल। ये है पेड अप कैपिटल हो गई 9,50,000। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड 10%, यानी कि प्रस्तावित है डिविडेंड कंपनी की तरफ से 10%। और पूछा गया है, अच्छा कॉल्स एंड एडवांस भी दिया है 50,000 रुपये, ये एडवांस में दे दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन एडवांस कैपिटल का पार्ट नहीं रहता, ये एडवांस ही रहता है। कंपनी के पास ये एक लायबिलिटी की तरह रहता है जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक इसका समय नहीं आ जाता है। द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड पेबल इज, तो प्रपोज डिविडेंड की जो पेबल अमाउंट है वो कितनी होगी? ऑप्शन है 195,000, 2 1 लाख, 3 90,000, 4 1,10,000। तो अब हमें पता है कि पेड अप कैपिटल 9,50,000 है और पेड अप कैपिटल पे ही डिविडेंड दिया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड 10% है, 9,50,000 का 10% आ जाएगा 95,000। करेक्ट ऑप्शन होगा 1। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल्ड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप माइनस कॉल्स एंड एरियर, ये आ गया 9,50,000 और 9,50,000 का 10% 95,000 हो गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द। पेस्ट एनालिसिस एक जांच है, किस चीज की जांच है? ऑप्शन है इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इंटरनल मैक्रो एनवायरनमेंट, थर्ड एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट एंड फोर्थ एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एक बिजनेस के संदर्भ में जब बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं उन सारे फैक्टर्स को मिलाकर के एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इंटरनल भी हो सकते हैं, आंतरिक, और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर होते हैं संस्था की स्वयं की जो परिस्थिति है, संस्था की नीति, संस्था के नियम, ये इंटरनल होते हैं। और एक्सटर्नल होते हैं संस्था से बाहर की जो चीजें हैं जो संस्था के अंदर नहीं हैं। एक्सटर्नल भी आगे 2 हिस्सों में बंट जाते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं।
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी केवल एक फर्म को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उस फर्म के कस्टमर, उस फर्म के सप्लायर। तो ये जो फैक्टर केवल एक ही फर्म को प्रभावित करते हैं ये कहलाते हैं एक्सटर्नल में माइक्रो, एक्सटर्नल के माइक्रो होते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और वो एक फर्म को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इकोनॉमी पे प्रभाव डालते हैं, सभी फर्मों पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि किसी देश की इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी, सोशल, कल्चरल, ये सब पॉलिटिकल, ये सब पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं मैक्रो। और मैक्रो में भी मतलब ये एक्सटर्नल है, लेकिन एक्सटर्नल में कैसे हैं, मैक्रो। तो क्योंकि ये मैक्रो फैक्टर्स हैं। अब ये जो देखें पेस्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस दरअसल इसी एक्सटर्नल के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें जो पी है इसका मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशो कल्चरल और टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल। तो पेस्ट एनालिसिस एक ये बिजनेस एनवायरनमेंट को ही स्कैन करने का, मतलब उसको रीड करने का, उसको समझने का एक तरीका होता है, इसलिए ये एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। पेस्ट एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये एक फ्रेमवर्क को बताता है जो कि मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट का मतलब एक कंपनी, एक संस्था, निगमित संस्था जो रजिस्टर्ड है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है। एक कंपनी के समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनमें से क्या इसकी फीचर नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, बिल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्षमता बढ़ाना साधनों की, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज को समझना, हार्नेसिंग डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है यानी कि विभिन्नता है उसको हार्नेस करना, उससे फायदा उठाना, उसका यूज करना समन्वय के साथ, और रिटेनिंग द स्टेटस क्यू यानी कि जैसे हैं वैसे ही रिटेन करे रखना। तो ये जो फोर्थ है ये CSR की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। बाकी तीनों ही CSR की फीचर हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक फर्म की, एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें, मतलब साधनों की क्वालिटी बढ़ाएं, समाज को समझें ताकि समाज के लिए अच्छा कर सकें, और समाज की जो विभिन्नताएं हैं उनको हार्नेस करें, मतलब उनको ज़्यादा उपयोगी बनाएं। ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए business approach that contribute to sustainable development by delivering economic, social, environmental benefit for all stakeholders। जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, वह एक अप्रोच है जिसमें कोशिश की जाती है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि संस्था के जितने भी हित धारक हैं, किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हित रखते हैं, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे सरकार है, चाहे कस्टमर्स हैं, उन सब का कोई ना कोई बेनिफिट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सीक्वेंस मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस। सामान्यतया मैनेजर्स यानी कि प्रबंधक किस सीक्वेंस में, किस क्रम में अपने फंक्शंस को पूरा करते हैं। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं। इनका सही ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन 1 है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। ऑप्शन 2 है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। ऑप्शन 3 है ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। ऑप्शन 4 है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हालांकि अलग अलग थिंकर्स ने मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस बताए हैं और सभी थिंकर्स के द्वारा जो बताए गए फंक्शन हैं उनकी संख्या भी अलग अलग है, लेकिन आमतौर पे किसी भी मैनेजर का पहला फंक्शन
प्लानिंग होता है, प्लान करता है सबसे पहले, और अंतिम फंक्शन कंट्रोलिंग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एक साथ नहीं चलते, ये फंक्शन लगभग एक साथ ही चलते हैं, लेकिन क्रम है कि जब नई संस्था बनेगी तो सबसे पहले वो प्लान ही करती है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करती है, उसके बाद वो डायरेक्टिंग में कम्युनिकेटिंग करती है, मोटिवेशन करती है, सुपरविजन करती है, लीडिंग करती है। यहाँ पे डायरेक्टिंग का एक पार्ट है लीडिंग, डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है लीडिंग। और 12th में एनसीईआरटी में जो फंक्शंस का क्रम बताया है, 5 फंक्शन बताए हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, ये क्रम है। और जो लीडिंग है वो डायरेक्टिंग का हिस्सा है, इसलिए ये जो क्रम है 4th ऑप्शन ये सही है। एनसीईआरटी में जो 5 फंक्शंस बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, सीबीएसई में 12th में यही फॉलो होते हैं, बच्चे ज़्यादातर यही पढ़ते हैं और यही पूछे भी जाते हैं। ये जो 5 फंक्शंस हैं, दरअसल एनसीईआरटी फॉलो करती है हेरोल्ड कुंटज एवं सिरिल ओ'डोनेल के बताए गए फंक्शंस को। हालांकि जब हम देखेंगे अलग अलग थिंकर्स के, फेयोल ने अलग बताए हैं फंक्शंस और लूथर गुलिक ने अलग एक सारणी दी है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के, तो अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग हैं। लेकिन ये एक जीके का अच्छा क्वेश्चन है कि जो 5 फंक्शन एनसीईआरटी फॉलो करती है, ये बताए हुए हैं हेरोल्ड कुंटज एवं सिरिल ओ'डोनेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 22 मंथ्स टाइम। एक लोन जो कि ड्यू है पेमेंट के लिए 22 महीने में, हैज बीन इंक्लूडेड एज ए करंट लायबिलिटी, उसको करंट लायबिलिटी में शामिल कर लिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन दिस इज करेक्टेड, क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसको सही किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 22 महीने का लोन था, सामान्यतया 22 महीने का लोन 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये करंट नहीं रहा। लायबिलिटीज जो होती हैं वो बैलेंस शीट में आजकल इस तरीके से बांटी जाती हैं कि जो लायबिलिटीज हैं वो करंट लायबिलिटी हो सकती हैं और नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है। तो हुआ क्या है कि एक नॉन करंट लायबिलिटी थी, वो गलती से उन्होंने करंट लायबिलिटी में शामिल कर रखी थी, इंक्लूड कर रखी थी, मतलब करंट लायबिलिटी में शामिल की हुई थी इसमें, जबकि थी वो नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये पूछ रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, तो जो ऑप्शन है उनके हिसाब से हम इसको समझेंगे। ऑप्शन 1 है इंक्रीज इन नेट एसेट, नेट एसेट का इंक्रीज हो जाना, नेट एसेट बढ़ जाएंगी। रिड्यूस नेट करंट एसेट, नेट करंट एसेट घट जाएंगी। इंक्रीज नेट करंट एसेट, नेट करंट एसेट बढ़ जाएंगी। नो इफेक्ट ऑन नेट करंट एसेट, नेट करंट एसेट पे कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, इन्होंने नेट करंट एसेट और नेट एसेट वर्ड यूज किया है। तो देखिए नेट एसेट का मतलब तो होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ये नेट एसेट हो जाएंगे। एसेट मतलब टोटल एसेट, और नेट एसेट का मतलब होता है एसेट में से लायबिलिटी घटा दो तो नेट एसेट आ जाएंगी। अब एसेट माइनस लायबिलिटी, तो ये जो पहले वाला नेट एसेट है इसमें तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों ही हैं। तो हम नॉन करंट को करंट मान लें, बाद में करंट को फिर से यहाँ ला दें, इसी में से लायबिलिटी में से ही एक अमाउंट घटेगी, दूसरी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रिड्यूस नेट करंट एसेट, अब ये तीनों नेट करंट एसेट हो गई, तो हम नेट करंट एसेट का फॉर्मूला जानेंगे तो ये समझ आ जाएगा। करंट एसेट का मतलब होता है करंट एसेट, और नेट जब भी निकालेंगे करंट एसेट का तो उसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। नेट करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाएंगे, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ये नेट करंट एसेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझे। मान लीजिए करंट एसेट पहले 5 लाख की थी और करंट लायबिलिटी मान लो हमारी बुक्स में 4 लाख की थी, तो नेट करंट एसेट कितनी आई है, 1 लाख, 1 लाख। अब हुआ ये, बाद में हमें पता चला, ध्यान आया कि भाई ये जो 4 लाख है करंट लायबिलिटी, इसमें तो एक लायबिलिटी ऐसी है जो 22 महीने की है और गलती से शामिल कर रखी है यहाँ, मान लो वो 1 लाख रुपए की है। तो हमें पता चला कि इस 1 लाख रुपए यहाँ से घटाओ करंट लायबिलिटी में से, ये तो नेट करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हम करंट लायबिलिटी यानी कि 4 लाख में से 1 लाख घटा देंगे और इसलिए करंट लायबिलिटी 3 लाख ही रह जाएगी अब हमारी। और नॉन करंट लायबिलिटी जो अभी तक नहीं लिखी थी वो 1 लाख लिख देंगे, वो भूल गए थे वहां पे पहले शुरू में वो। अब इसको जब ये ले गए तो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई और करंट लायबिलिटी घट गई। अब करंट एसेट
और करंट लायबिलिटी को जब हम देखेंगे नेट करंट असेट्स जानने के लिए, तो 5 में से इस बार 3 घटाएंगे तो ये 2 लाख आएगा। मतलब हमारी जो नेट करंट असेट है उन पे क्या प्रभाव पड़ा, वो 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, इंक्रीज इन नेट करंट असेट। इससे नेट करंट असेट इंक्रीज हो जाएंगी, हालांकि इससे नॉन करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होंगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होंगी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने पूछा नहीं है कि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें दरअसल ऑप्शन के हिसाब से चयन करना है, अफेक्ट उसके प्रभाव उसके कई हो सकते हैं। तो इसका प्रभाव कुल मिलाकर के हो रहा है कि करंट लायबिलिटी घट रही है, पहले 4 थी अब 3 हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, पहले जितनी भी थी उनमें 1 लाख बढ़ जाएगा, और नेट करंट असेट जो है वो बढ़ रही है, ये हमको दिख रहा है और ये ऑप्शन में भी पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर 3rd होगा। ये क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम जो फुल्ली एनालिसिस करते हैं उसमें 10 क्वेश्चन या कभी 20 क्वेश्चन रखते हैं उसके साइज के हिसाब से, लेकिन इसमें आप तेजी से पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, वहां पे ये ऑलरेडी सोल्ड हैं सारे क्वेश्चन। लेकिन इस सीरीज में हम क्वेश्चन लेते हैं और उनको पूरी तरह से एनालाइज करते हैं ताकि एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझ में आए। साथ ही साथ इस बार एक काम और कर रहे हैं हम लोग कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम रिटर्न भी लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ये डेटा तैयार हो रहा है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि भी हमको उसका जो आंसर है वो कंप्लीट रिटर्न में चाहिए हर क्वेश्चन का, और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी पीजीटी कॉमर्स के कोर्स के लिए भी। तो हालांकि पीजीटी कॉमर्स का ऑनलाइन कोर्स भी फ्री में चला हुआ है चैनल पे, उसमें 50 के अराउंड वीडियोज बन चुके हैं और बाकी वीडियोज भी बनेंगे। लेकिन बड़े लेवल पे काम चल रहा है हमारा कि जो लोग केवल एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं या नवोदय की या केंद्रीय विद्यालय की, तो फोकस्ड प्रेपरेशन कराई जाएगी, उसमें ये नोट्स दिए जाएंगे। और क्योंकि इसमें हम एक टीम का यूज कर रहे हैं और उस टीम को हम पे करते हैं, वो टीम इनको सोल्व करती है, उसके बाद मैं उनको एडिट करता हूं, देखता हूं, और फिर उसके बाद ये रिटर्न मटेरियल हमारा कंप्लीट होगा। अभी कुछ काम हो चुका है, कुछ होना बाकी है। ये आपको, अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली सोल्ड चाहेंगे तो इसके लिए पेमेंट कुछ करना पड़ेगा, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो उस कोर्स में भी ये सारे के सारे आपको फुल्ली सोल्ड मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोर्स भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसको ध्यान में रखते हुए उसके प्रीवियस पेपर सोल्ड भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो खैर इस सीरीज पे आप बने रह सकते हैं, ये सीरीज भी एज इट इज चलती रहेगी और ये सब फ्री रहेगा यूट्यूब पे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। एबीसी लिमिटेड ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। एबीसी लिमिटेड ऑफर करती है पब्लिक को 10,000 शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए। द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए। इफ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अगर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं प्रोराटा बेसिस पे, देन एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड एज, तब 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को अलॉट किया जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को बेचने के लिए प्रस्ताव रखा, पब्लिक को कहा कि भी हम 10,000 बेचना चाह रहे हैं। कंपनी के पास लोगों की जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 12,000 शेयर्स की, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो कंपनी जितने शेयर बेचना चाह रही थी 10,000, एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गया 12,000। द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो कंपनी के पास तरीके बचते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया खाली उस पर फोकस करेंगे। कंपनी चाहती है कि भी जिन लोगों ने 12,000 मांगे हैं उन सबको हम प्रोराटा बेसिस पे, प्रोराटा का मतलब होता है आनुपातिक आधार पे 10,000 शेयर अप्लाई कर दें। कंपनी किसी को निराश नहीं करना चाहती, जिन्होंने 12,000 मांगे कंपनी चाहती है उन सबको ही दे दें हम शेयर, और उन सबको हमारे पास जितने शेयर हैं उतने दे देते हैं। तो कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10,000 ही बेचना चाह रही थी, लोगों ने 12,000 मांगे, तो कंपनी ने एक प्रोपोर्शन बनाएगी, एक रेशियो बनाएगी और सभी लोगों को शेयर दे देगी। अब वो रेशियो क्या होगा उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, इन अमाउंट को काटेंगे तो रेशियो हाथ आ जाएगा। जिस आदमी ने 12,000 मांगे मतलब सबने मांगे, उन सबको 10,000 देगी।
तो इसका रेशो देखेंगे तो जिसने 12 मांगे उसको कंपनी 10 दे सकती है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 6 चला जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 5 आ जाएगा। यानी कि कंपनी 5 शेयर उस पर्सन को दे सकती है जिसने 6 मांगे हैं। 6 का जो एप्लीकेंट होगा कंपनी 5 देगी उसको, और इसी प्रोपोर्शन में कंपनी सभी लोगों को देती रहेगी। ये एक रेशो बन जाता है। अब जिसने 12 मांगे उसको 10 दे देगी, जिसने 18 मांगे उसको 15 दे देगी, जिसने 24 मांगे उसको 20 दे देगी। एक प्रोपोर्शन कंपनी के हाथ आ गया। इसमें क्या होगा कि सभी लोग जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको शेयर मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। कंपनी 5 शेयर देगी हर 6 शेयर्स अप्लाइड के लिए। नेक्स्ट है ए कंपनी इशूड ₹1 लाख 15% डिवेंचर्स। एक कंपनी ने इशू किए 1 लाख रुपए के 15% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पे, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जो कि 10 साल के बाद रिडीम होंगे 10% के प्रीमियम पे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विल बी, डिवेंचर्स के इश्यू पे लॉस होगा, कितना लॉस होगा यह बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से इसको डिकोड कर लीजिए। टोटल कंपनी, अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये 1 लाख डिवेंचर नहीं है, जैसे बॉन्ड वाला क्वेश्चन था शुरू में, वो 20,000 बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे 1 लाख डिवेंचर नहीं है, 1 लाख रुपए के डिवेंचर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एज पर लॉ डिवेंचर और बॉन्ड एक ही होते हैं। बॉन्ड और डिवेंचर में कानूनन कोई डिफरेंस नहीं है। अब 15% डिवेंचर, ये जो परसेंट रहता है इसको कूपन रेट बोलते हैं, और इस रेट का मतलब होता है कि जो लोग हमारी कंपनी में डिवेंचर खरीदेंगे जितने रुपए के, उन पे हम 15% ब्याज देंगे। तो ये ब्याज का रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है, मतलब कंपनी 1 लाख लोन मांग रही है आम पब्लिक से, सीधी भाषा में कहें तो आम पब्लिक से। जब कंपनी लोन लेती है आम पब्लिक से, और यह लोन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से लेती है, तो इस लोन को लेने का साधन होता है डिवेंचर या बॉन्ड। तो 1 लाख रुपए का कंपनी लोन ले रही है, और कंपनी 5% डिस्काउंट भी दे रही है। मतलब कंपनी कह रही है कि हम 5% डिस्काउंट देंगे सभी को। कुल मिला के कंपनी 5% डिस्काउंट पे 1 लाख पे दे रही है, तो यानी कि 5,000 डिस्काउंट दे रही है इशू पे। मतलब लोगों से कह रही है कि भाई आप 5% कम देना, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास 5% कम आएंगे। तो 1 लाख पे 5% कम आएंगे, तो 5,000 का कंपनी को लॉस हो गया। साथ ही साथ कंपनी एक और भी ऑफर दे रही है इशू के समय कि ये 10 ईयर्स के लिए हैं। मतलब ये 1 लाख रुपए कंपनी 10 साल यूज करेगी और 10 साल बाद इनको लौटा देगी। जब कंपनी लौटाएगी इनको, तो इनको लौटाएगी एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि रिडीमेबल का मतलब होता है कि रिटर्नेबल, रिटर्न होंगे, पे होंगे ये पैसे। जब कंपनी इस लोन के पैसे को वापस करेगी 10 साल बाद, तो 10% प्रीमियम देगी। ये प्रीमियम कंपनी देगी अपनी तरफ से लोगों को, तो ये भी कंपनी के लिए घाटा है, क्योंकि कंपनी कमिट कर रही है, वादा कर रही है कि आज जो 1 लाख के डिवेंचर है इस पे हम 10 साल बाद 10,000 रुपये, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 10,000 रुपये हम आपको और देंगे। तो देखो कंपनी को 2 तरह का घाटा यहाँ पे हो रहा है। एक तो कंपनी आज ये 1 लाख के डिवेंचर दे रही है 5% कम पे, मतलब 5,000 कम पे, तो कंपनी केवल लोगों से 95,000 ही लेगी। और कंपनी जब इनको वापस करेगी तो कंपनी कह रही है 1 लाख में 10,000 जोड़ के देंगे, मतलब 1,10,000 वापस करेगी, तो 10,000 कंपनी तब ज्यादा देगी। आज 5,000 कंपनी कम ले रही है, ये एक लॉस हो गया। दूसरा लॉस हो गया, कंपनी कह रही है कि जब हम देंगे तो 10,000 और देंगे, ये दूसरा लॉस हो गया। कुल मिलाकर के कंपनी ने आज ही वादा कर लिया है इशू के टाइम पे ही कि हम 10% प्रीमियम देंगे, और जब कोई कंपनी पहले ही वादा कर लेती है तो इसका मतलब ये इशू का ही लॉस माना जाता है, क्योंकि ये इशू की टर्म है। कंपनी ने लोगों को आकर्षित किया है कि भी हम 10% आपको ज्यादा देंगे। कुल मिलाकर के कंपनी का लॉस हो जाता है 15,000 रुपये, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ये हो गया 15,000 रुपीज थर्ड। एक क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये किसी एग्जाम में आया था, संभवतः कभी DSSB के में ही आया था या किसी और में, और ये बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, उस पर कई बार लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक्चुअल में उसके जो ऑप्शंस थे, कभी कभी क्या होता है कि लोगों की राय अलग हो जाती है, और
लोग डिफर तर्क रखते हैं। ये था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, संभवतः यही था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे स्पष्ट देख लीजिए, जब भी एंट्री करेंगे हम, जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ, अगर ये प्रीमियम का है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एंट्री जब हम बनाएंगे तो ये डेबिट होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और टू प्रीमियम, शायद वो प्रीमियम से जुड़ा क्वेश्चन था कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, उतना याद नहीं रहा, लेकिन मैं एंट्री यहाँ पे बता देता हूँ और आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। लॉस डेबिट होगा जो लॉस कंपनी को आज हो रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा। अगर इसकी एंट्री करें तो मैं एक एंट्री इसकी बना देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जब एंट्री करेंगे तो इस तरीके से होगी, इशू की एंट्री, पहली एंट्री होगी कंपनी के पास जब इसका पैसा आएगा तो किस तरीके से आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास आएगा पैसा, कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमें पता है कि 1 लाख के डिवेंचर कंपनी 5% डिस्काउंट भी दे रही है, तो लोग 5,000 काट करके 95,000 ही कंपनी के पास आएंगे। कंपनी भी लिख देगी बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 रुपीज, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ये तरीका होता है जब हम एक ही बार सारा पैसा मंगा लेते हैं, क्योंकि कोई किस्तों में नहीं मंगा रही है कंपनी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब लमसम एक ही बार मंगा लिया पैसा। तो जब लमसम मंगाया जाता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा खोल देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95,000 रुपीज। तो ये तो कंपनी के पास 95,000 आई। अब जब इसको कंपनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी इस एप्लीकेशन मनी को, तो सेकेंड एंट्री जो होगी, ये पहली एंट्री है, सेकेंड एंट्री में यहाँ पे कर रहा हूं। सेकेंड एंट्री जब होगी तो वो इस तरीके से होगी कि डिवेंचर एप्लीकेशन, ये शॉर्ट की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं पूरा, उस पर ध्यान देंगे। डिवेंचर इवन परसेंटेज भी लग जाता है, जैसे 15% है तो 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे उतना ही 95,000 जितना यहाँ पे पैसा ये इसमें आया है। और टू ये सॉरी, अब यहाँ पे एक डेबिट होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। तो लॉस दो तरीके का है, एक तो 5,000 तो डिस्काउंट का लॉस है, और 10,000 हम रिडेम्पशन पे प्रीमियम देंगे उसका लॉस है। कुल मिलाकर के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा यहाँ पे 15,000 रुपये, 15,000। टू करेंगे क्रेडिट होगा टू 15% डिवेंचर, 15% कूपन रेट है उसके नाम के साथ लगाते हैं, टू 15% डिवेंचर। डिवेंचर कितने के हैं, 1 लाख, ये 1 लाख के डिवेंचर है तो ये 1 लाख ही होगा, पूरा 1 लाख आ जाएगा। और लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम, एक नया अकाउंट खुलेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और ये खुलेगा 10,000 से 10,000 है। ये 1,10,000 हो गए, 1 लाख के डिवेंचर हैं, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जो 10 साल बाद कंपनी 1 लाख वापस देगी। दूसरी लायबिलिटी कंपनी के लिए क्रिएट हो गई, इसलिए दूसरी लायबिलिटी भी साथ ही में लिखी हुई है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, और ये 10,000 भी कंपनी तभी देगी जब ये डिवेंचर लौटाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कंपनी के लिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम की 10,000 से, 1 लाख और 10,000 टोटल। और इधर कंपनी के पास जो पैसा आया था एक्चुअल में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, वो आया था 95,000 रुपीज, और लॉस हो गया 15,000 का, और ये भी कुल मिलाकर के हो जाते हैं 1,10,000। हाँ, क्वेश्चन अब मेरे याद आया, वो क्वेश्चन क्या था दरअसल कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये था क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी लोगों को कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो होता है लॉस, रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है वो लॉस है, और इसलिए लॉस डेबिट होना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, जब हम किसी अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट यहाँ पे खुलता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ये लायबिलिटी बन रही है हमारी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये क्रेडिट होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और लॉस डेबिट होता है।
संभवतः ये एंट्री समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आगे हम कभी डिटेल में ये चैप्टर पूरा कराएंगे आने वाले टाइम में। पीजीटी कॉमर्स कोर्स में अभी बिजनेस का जो टॉपिक्स हैं, दरअसल बिजनेस के, मैनेजमेंट के, एचआर के, मार्केटिंग के, वो सब हुए हैं। पीजीटी कॉमर्स कोर्स में ही आने वाले टाइम में हम अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स कराएंगे, तो उस टाइम पे सारी एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए केवल आप यूट्यूब चैनल पे बने रहें, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सब फ्री है। स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। ऑप्शन 1 है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स इज कंपलसरी। कंपनी अकाउंट्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण कंपलसरी होता है। ऑप्शन 2 है इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आर सेम। इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण और प्रबंधकीय अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिट सेम होता है, एक ही होता है। ऑप्शन 3 है इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट आर सेम। इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ही होता है। एंड ऑप्शन 4 है इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी इन ऑल केसेस। इंटरनल ऑडिट हर केस में कंपलसरी होता है। तो इसमें जो सही सेंटेंस है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन 1 स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक कंपनी को हमेशा अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले जरूर कराना होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वैधानिक सभा, उससे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट कराया जाता है। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट ये एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है कंपनी अपने इंटरनल अकाउंट्स पे कंट्रोल रखने के लिए, इंटरनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, छोटे मोटे फ्रॉड हो सकते हैं, या इंटरनल लेवल पे अकाउंट में एरर हो सकती है, उनको तुरंत रेक्टिफाई करने के लिए, तुरंत उन पर पकड़ बनी रहे। एक तरह से कंट्रोल सिस्टम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है अपनी संस्था में, उसके लिए इंटरनल ऑडिट अपना सकती है। इसमें कंपनी के जो अंदर के कर्मचारी होते हैं वही ऑडिट करते रहते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है ये दरअसल कराया जाता है जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कि मैनेजमेंट हाउ इफेक्टिवली द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, इस मकसद से होता है मैनेजमेंट ऑडिट। और बाकी ये 3 ही तरह के ऑडिट हैं, इसमें तीनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखेंगे द रेट एट विच करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। वह रेट जिस पे करेंसी यानी कि एक देश की मुद्रा को खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है इमीडिएट डिलीवरी के लिए, मतलब तुरंत। जैसे हमको डॉलर चाहिए तो आज हम कितने रुपए देकर के डॉलर खरीद सकते हैं, तो वो जो रेट होगा कि अभी जो रेट चल रहा है करंट में, उसके बारे में पूछा है, उसको क्या रेट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है स्पॉट एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फ्यूचर एक्सचेंज रेट और क्रॉस रेट। इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब ही होता है कि एट द स्पॉट, तुरंत, इमीडिएट हम डिलीवरी चाहते हैं, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो किस रेट पे हम खरीद सकते हैं। दरअसल हर एक देश की करेंसी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर हम डॉलर लेना चाहते हैं तो हमें एक मार्केट में रेट कोटेड होता है, जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड और सप्लाई, इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई होती है उस पे बेस्ड होता है, वो कम ज्यादा होता रहता है हमेशा। जिस रेट पे हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। बाकी जो इसमें 3 मेजर रेट दिए गए थे महत्वपूर्ण। स्पॉट एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, तुरंत डिलीवरी के लिए हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज रेट, ये इसका अपोजिट होता है। एट विच ए पार्टी इज विलिंग टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव और डिलीवर ए करेंसी एट सम फ्यूचर डेट, यह वो रेट होता है जिस पे कंपनी तय कर लेती है कि आने वाली किसी डेट पे हम इस करेंसी को खरीदेंगे या बेचेंगे। ये सौदा खरीदने का या बेचने का हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की किसी डेट के लिए होता है, पहले ही सेट कर देते हैं उसका रेट कि किस रेट पे सौदा होगा। क्रॉस रेट जो होता है, इट इज द करेंसी एक्सचेंज रेट बिटवीन 2 करेंसीज when neither are the official currency of the country in which the exchange rate quote is given। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑफिशियल करेंसीज होती हैं जो कोटेड होती हैं, जैसे डॉलर है। हम देखेंगे कि हमेशा रुपए का जो रेट है मार्केट में कोटेड होता है डॉलर के संदर्भ में, एक डॉलर में इतने रुपया है, घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमको कोई ऐसी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना है जो कोट नहीं होती है मार्केट में,
जैसे मान लो ईरान की करेंसी, अब ईरान से कोई ट्रांजेक्शन हमने किया तो हम रुपए में अपने यहाँ चीज़ों को मापते हैं, लेन देन करते हैं, ईरान में ईरान की जो करेंसी है उसमें मापते हैं। तो अब हमें अगर इनमें लेन देन करना है तो हमें क्या करना होगा कि एक रेट ढूंढना होगा, एक कोटेड करेंसी के माध्यम से डॉलर के अगेंस्ट रुपए का रेट और डॉलर के अगेंस्ट जो ईरान की करेंसी है उसका रेट, और तब इन दोनों का आपस में कन्वर्जन का जो रेट होगा उसको कहेंगे क्रॉस रेट। तो ये था आज का डिस्कशन, हमने 10 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए और नेक्स्ट कल फिर से एक नया वीडियो इस पे आएगा। साथ ही साथ पीजीटी कॉमर्स कोर्स के भी जो वीडियोज रुके हुए हैं वो भी आएंगे, उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपना कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज अपने विचार भी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।